तो सीधे चलेंगे पटना, जहां पर कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मुंगेर की घटना पर मेरा सवाल है। आपने मुंगेर की घटना पर जब जिस दिन हुआ था उस दिन भी ट्वीट किया था, अब जब डीएम एसपी को हटाया गया है, आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, संतुष्टि है इस बात की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर ये मामला था, तो इसीलिए डीएम और एसपी को वहाँ से हटाया गया। मुझे लगता है कि अगर इस पे भी अगर मौजूदा मुख्यमंत्री को ही अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो हटाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि शायद डीएम और एसपी को पुरस्कृत ही करने का काम हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री करते हैं। देखिए, ये हैरानी की बात इसलिए होती है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के इजाज़त के बिना या उनकी जानकारी के बिना इस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली कोई चला सकता है। यकीनन एसपी साहिबा ने वहाँ से मुख्यमंत्री की जानकारी में दिया होगा, मुख्यमंत्री ने इसकी इजाज़त दी होगी। मैंने तो डे वन मैंने कहा कि इन लोगों के ऊपर भी 302 का हत्या का केस इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। भाई, किसको नहीं पता कि वहाँ पे मूर्ति विसर्जन इतने भव्य तरीके से होता है। मुंगेर में कोई पहली बार इस तरीके से मूर्ति विसर्जन हो रहा है ऐसा तो नहीं है, ये हर साल की परंपरा रही है, इतनी भव्यता से होता है। पर उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन को वहाँ पर मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी या चीज़ों को इन कंट्रोल रखना चाहिए था, भीड़ की जानकारी पहले से होनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट फिर किस काम की, अगर आपको यही नहीं पता कि भीड़ कितनी हो जाएगी, चीज़ें कैसी होंगी, और उसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने का आपके पास एकमात्र विकल्प ये बचता है कि आप गोली चला दें उनके ऊपर। उनमें से जिनकी दुखद मृत्यु हुई, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पे घायल हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की पड़ती है। और जिस तरीके से एसपी साहिबा का वहां पे बर्ताव रहा और जिस तरीके से वहां पे गोली चलाई गई, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने तो अपने ट्वीट में मैंने लिखा है कि जिस तरीके से राम भक्तों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई है, ये कहीं ना कहीं महिषासुरी सरकार का ये स्वरूप दिख रहा है। और अगली 10 तारीख को इसी महिषासुरी सरकार का वध यही दुर्गा भक्त करेंगे। कहीं आप एसपी को इसलिए टारगेट तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पिता जो हैं वो जेडीयू के सांसद हैं और बहुत ही प्रमुख पोस्ट रखते हैं? ये बात मैं नहीं बाबा, ये बात आप ही कह रहे हैं। बट बहरहाल, रसूखदार परिवार से आने का मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोषों के ऊपर आप गोलियां चलाएं। मुझे लगता है ये सारी बातें जांच का विषय है। मैंने तमाम और जांचों के साथ इस बात की भी हम लोग अपनी अगली सरकार में हम लोग जांच करवाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि 7 निश्चय की जांच होगी, शराबबंदी की जांच होगी, और ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी अगली सरकार में हम लोग जांच करवाएंगे। आदेश कहाँ से गए, किसने आदेश मांगे, किसने आदेश दिए, मुख्यमंत्री ने स्वयं दिए या उनके कार्यालय से दिए गए, या जिस रसूखदार परिवार से आती हैं उनके पिताजी ने खुद ही इस बात के आदेश दे दिए कि आप उनके ऊपर गोली चलाएं, ये तमाम जाँच का विषय मुझे लगता है अगली सरकार में ये क्लियर किया जाएगा। जी, पहले फेज के बाद चिराग, आपका क्या असेसमेंट है? मुझे लगता है कि शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे चेहरे के संतोष से ही आपको इस बात का अंदाज़ा लग रहा होगा कि पहले फेज़ में ही लोक जनशक्ति पार्टी और ख़ासतौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा जिस तरीके से जनता ने उसको सराहा है, उसको अपनाया है। कल मेरी देर रात तक मेरे अधिकांश प्रत्याशियों से बात हुई, जिस तरीके से वो मुझे बधाई दे रहे थे और उनकी आवाज़ में जो खनक थी और उत्साह था, या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक खुशी की लहर आ गई हुई है। एक बात तो तय है कि 10 नवंबर के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और दूसरी बात कि भाजपा के नेतृत्व में हम लोग भाजपा लोजपा सरकार 10 नवंबर को बनाएंगे। ये दोनों बातें स्पष्ट हैं। पूरे बिहार में इस बात को लेकर के चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने 6 रैली कर दी बिहार में, एक बार भी चिराग पासवान के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई स्थिति जो है साफ नहीं की। जेडीयू के नेता आस लगाए बैठे हैं कि आज कहेंगे कल कहेंगे, तो क्या वो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं प्रधानमंत्री? देखिए, कंफ्यूजन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेसब्री से अगर किसी को इंतज़ार था तो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। मैं तो समझ के परे कि भैया रोज़ भाजपा के नेता इनको प्रमाण देते हैं कि हमारा चिराग से कुछ लेना देना नहीं, लोजपा से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री जी को संतुष्टि नहीं होती। अब जब तक वो प्रधानमंत्री जी से नहीं सुनेंगे तब तक भी उनको संतुष्टि नहीं होगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बाद शायद वो भारत के राष्ट्रपति या उसके बाद शायद विदेशों के राष्ट्रपति, अमेरिका के भी राष्ट्रपति से सुनना चाहेंगे संतुष्टि के लिए
कि उनका चिराग से कुछ लेना देना नहीं। बहरहाल वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, बाबा एक बात क्लियर है कि बिहार की जनता ने, 12 करोड़ जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाने का निर्णय ले लिया, प्रण ले लिया। कल मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था, जितने भी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है कि हमने बदलाव के लिए वोट किया, हमने विकास के लिए वोट किया। अब विकास का नाम आप मुख्यमंत्री के साथ तो नहीं जोड़ सकते ना। एक उपलब्धि बता दीजिए पिछले 15 सालों में जो मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए की हो। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान किया। भ्रष्टाचार सात निश्चय से बड़ा और क्या घोटाला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जो आपका नाम नहीं ले रहे हैं, ये भी एक तरह से इशारा ही है, और इसलिए लगता है कि जो आपके चेहरे पे आपने कहा मुस्कान है फर्स्ट पेज के बाद, वो शायद इसी इशारे के तहत है कि कहा जा रहा है कि जेडीयू के जगह जहां पे आप लड़ रहे हैं चुनाव उनके खिलाफ, आपको बीजेपी ने वोट दिया है। जी बिल्कुल सही बात है। भाजपा, और मैं भाजपा से ज़्यादा मैं बोलूँगा जो प्रधानमंत्री जी का जो वोटर है, जो विकास की सोच रखता है। देखिए प्रधानमंत्री जी का जो वोटर है, जो 2014 से लेकर 2019 तक उनके साथ रहा, उसकी सोच सिर्फ और सिर्फ विकास है। वो कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएगा जो जातीयता की राजनीति करें, जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति करें, या जिस तरीके से दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाएं। इन लोगों का समर्थन कभी भी प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ चलने वाला मतदाता कभी नहीं रखेगा। वो बिहार से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बिहार में रोजगार उत्पन्न पैदा करने के लिए वो वोट करेगा। और यकीनन उन तमाम वोटर्स ने, उन तमाम मतदाताओं ने जहां जहां पर भी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां पर उनका साथ दिया, और हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां पे भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं हम लोगों ने उनका साथ दिया। लेकिन बीजेपी आपको अपना मानती नहीं है। आपका ये एक तरफा प्यार बीजेपी के लिए कब तक रहेगा? मतलब जो जैसे कहते हैं कॉलेज के दिनों में एक तरफा 50% वाला प्यार दिखा रहे हैं आप बीजेपी के लिए। देखिए मेरा प्यार से मेरी बिहार की जनता के लिए है, बिहारियों के लिए। मैं सिर्फ उनके आक्रोश को, उनकी सोच को बस मैं वॉइस कर रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात एक तरफा प्यार की, मुझे लगता है भाजपा का बस वही नेता जो मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक है, जिनको अपना सर्वमान्य नेता मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानना चाहिए, पर वो पूरी तरीके से नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए। वो कहीं ना अपने प्रदेश के सगे हैं, ना अपनी पार्टी के सगे हैं। आज उनकी सोच होनी चाहिए थी कि भैया बिहार में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े, बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो। और बिहार की किसी भी जनता से, 12 करोड़ में से किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, हर कोई ये चाहता है कि बिहार में भाजपा लोजपा सरकार बने। तो जो लोग इस तरीके की, कुछ लोग हैं जो भाजपा में रहकर मुख्यमंत्री को अपना आदर्श ज्यादा मानते हैं बनिस्बत प्रधानमंत्री के, वो जरूर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बट बहरहाल मैंने जैसा कहा, मेरा विश्वास और मेरी सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच के साथ जुड़ी हुई है। मैं कल भी उनके साथ था, मैं आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों में जब उन्होंने पापा को श्रद्धांजलि दी सासाराम के उस मंच से, तो जैसा उन्होंने कहा कि पापा अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े हुए थे। दिन रात 2-2 बार मुझे फ़ोन करते थे। मैं भी वादा करता हूं कि मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहूंगा। चलिए, ये तो हो गई। एक वीडियो शूट करता हुआ जो कंट्रोवर्सी हुआ है, आपका जो वीडियो आया, सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं, आपको पता है वो वीडियो कहाँ से लीक हुआ और उसके सफाई में क्या करना? हालांकि मुझे मालूम है कि वोटर को इस सब चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खासकर जो आपका वोटर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया में ये काफ़ी उछला, इसलिए मुझे आपकी राय तो इस पर जाननी ही पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल अच्छा हुआ बाबा आपने सवाल पूछ लिया। मैं इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कहाँ से लीक हुआ, इसका तो खैर प्रमाण सबके पास है। सारे मीडिया हाउसेज में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा रिटर्न मेल गया है। वो मेल मैंने अपने ट्विटर वीडियो पर भी मैंने शेयर किया है। वो मेल गया है और उस मेल में पूरा नैरेटिव सेट करके दिया गया है कि ये देखिए, ये शूटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं कर रहा हूँ, कहाँ मैंने मना किया? मैं तो अभी भी शूटिंग कर रहा हूँ बाबा आपके साथ। अभी मैं वीडियो शूट ही कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। और मेरे पास विकल्प क्या था बताइए ना? मैंने तो खुद इस बात को बोला कि पापा के निधन को अभी 6-7 घंटे भी नहीं हुए थे। 6:05 पर पापा का निधन हुआ था और उसके 6 घंटे, मुझे लगता है रात में 12, 12:30, 1 बजे के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की मैं सूची बना रहा था। 8 तारीख को पापा का निधन हुआ, 12 तारीख को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की पहले चरण के लिए। मैं क्या करता? काम नहीं करता तो और क्या करता? मैं तो उन दुर्भाग्यशालियों में से हूँ, भगवान ना करे कि किसी और बच्चे को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़े कि जहाँ एक तरफ पिता का निधन हुआ है, वहीं पिता की आखिरी इच्छा को भी पूरा करना है और पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर है।
तो मैं तो दिन रात में काम कर रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ अभी तक कि मैं पापा को अभी तक मैं ढंग से मैं याद ही नहीं कर पाया। वो इंटरव्यूज़ हो, मीडिया बाइट हो, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ हो, और जो वीडियो इन्होंने रिलीज़ किया उसमें मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डिजिटली हम लोग को लॉन्च करना था। आप जानते हैं बाबा कि बिहार में हम लोग के यहाँ ये परंपरा है कि 10 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्रिया की, श्राद्ध की कुछ ऐसी रस्में होती हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो वो 10 दिन में और कैसे प्रचार करता, वीडियो शूट के माध्यम से ही करता। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि पिता के जाने के बाद, पापा के जाने के बाद मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। क्या मुझे इस बात का भी प्रमाण देना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को? क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे उनके जाने का कितना दुख है? ये कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? मुझ पर सवाल कीजिए ना कि भैया तुम्हारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बर्बाद है, तुम्हारा कोई विजन नहीं है बिहार को लेकर, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम जानकार नहीं हो, तुम बिहार को नहीं जानते, तुम्हारी सोच बिहार के लिए नहीं है। इन चीज़ों पर कीजिए ना। पर आप अपनी हार से इतना नताश हो जाते हैं, इतना हताश हो जाते हैं कि आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत आप आरोप करने लगते हैं। कौन नहीं जानता कि पापा मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं पापा से कितना प्यार करता था। 2 महीने में दिन रात हॉस्पिटल में रहा उनकी सेवा करने के लिए, जब बिहार में चुनाव शुरू हो गए थे। जब मैं कई बार पासवान जी का इंटरव्यू किया तो मैं जब उनसे पूछता था क्या आप चाहते हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना, तो वो कहते थे ये हर बाप का सपना होता है। तो खैर उनके सपने के लिए आप जी रहे हैं, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये बैड टेस्ट में था, ये जो वीडियो किया गया था ये बैड टेस्ट में था। आपको दुख पहुंचा इससे? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दुखी था उस रात। आप देखिएगा घर पे मम्मी भी थी, पूछ रही थी, मैं अकेला अपने कमरे में बैठ के, और मैं दुखी था। मुझे था इस बात का कि अगर आज पापा होते तो क्या आज ये लोग मुझसे सवाल करते, पूछते कि मैं पापा से कितना प्यार करता हूँ। जब तक पापा थे तब तक पापा के ऊपर ये लोग आरोप लगाते रहे कि ये पुत्र मुंह में फंसे हुए, पुत्र मुंह में फंसे हुए। आज पापा नहीं है तो मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता हूँ, उनके जाने का मुझे कितना दुख है। नहीं है भाई, आके देखिए रात में मेरी क्या हालत होती है जब मैं अकेला होता हूँ कमरे में। याद करता हूँ, मिस करता हूँ पापा को। रोज सुबह फिर अपने आप को गैदर करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ कि मैं जाऊँ काम करूँ। जी तो जी, अब मैं इसको कैसे बताऊं किसी को, और मैं क्यों प्रमाण दूं किसी को, और खासतौर पर नीतीश कुमार जी को क्यों दूं मैं प्रमाण इस बात का? जी आपने सही कहा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आपका गला रूध रहा है, जाहिर है एक बेटे को इस ढंग से यदि बाप का साया उठ जाए इस परिस्थिति में। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं चिराग, उसके बाद लौटते हैं, फिर एक और सवाल बाकी रखे। बिहार के दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट फेज की जो पोलिंग हो गई है उसके बाद क्या स्थिति बनने वाली है बिहार में, और इस पर बातचीत करने के लिए एलजेपी के नेता चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके पास चलेंगे। चिराग, अंतिम सा सवाल है, मेरे पास 50 सेकेंड है। अगला फेज जो है वो आपका फेज है, हाजीपुर, रोसड़ा, खगड़िया, ये सब वो क्षेत्र है जहां से अब आप मजबूत हैं। तो अगले फेज के बारे में क्या बताएंगे आप? चलिए, आपने तो पहले ही कह दिया बाबा कि हम लोग मजबूत हैं। वहाँ पे जहाँ पे जो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मजबूत नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा जा रहा है। खगड़िया आपका घर है, खगड़िया से जीतते हैं, रोसड़ा से जीतते हैं, हाजीपुर से पासवान साहब अभी भी आपके पास है वो लोकसभा की सीट। जी जी जी, नहीं बिल्कुल, हम लोग का प्रदर्शन इस फेज़ में भी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि वो हम लोग का गढ़ है या हम लोग का वो है, इसलिए फेज़ अच्छा जाएगा। हम लोग का पहला फेज़, दूसरा और तीसरा, तीनों फेज़ आप देखिएगा, मतलब इतना क्लियर है कि इतनी सीटें हम लोग के पास ज़रूर आएंगी कि भाजपा लोजपा मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए चिराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तिहान की घड़ी है, हिम्मत मत हारिए, इम्तिहान के घड़ी में डटकर मुकाबला करना पड़ता है। हमारी शुभकामनाएं हैं, अपने पिता के सपनों को आप पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग। पापा से ही सीखा और पापा ही हमेशा हिम्मत देते हैं, एकदम हिम्मत के साथ लगा हुआ हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चिराग।